एवरीवन। आज का टॉपिक है मध्य पाषाण काल। कल मैंने आप लोगों को पूरा पाषाण काल से संबंधित बहुत सारी जानकारियां दी थी। आज मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का जो टाइम है वह 8000 बीसी के लगभग माना जाता है। इसका टाइम 8000 बीसी के आसपास माना जाता है। और यह जो मध्य पाषाण काल है, यह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है। और इस समय टेम्परेचर, तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण मौसम गर्म हुआ, मौसम गर्म हुआ और सूखा भी पड़ने लगा। कुछ कुछ जो है मतलब सूखा भी, पृथ्वी सूखने लगी। जो तमाम जो जगह थी जहाँ पानी था वह सूखने लगता है। तब स्वाभाविक सी बात है, जब टेम्परेचर हाई होगा, मौसम गर्म होगा, तो मानव के जीवन स्तर में बदलाव आया। मानव के जीवन स्तर में बदलाव आया। पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी के रूप में, बनावट में, सब में परिवर्तन आया। चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे पशु पक्षी हों, सब में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। और मनुष्य जो है, जो आदि मानव था, उसका जो है, उसका जो औजार जो पत्थर के बना रहा था, अब वह छोटे औजारों को ज़्यादा बनाने लगा। छोटे औजार, पत्थर के छोटे औजार बनाने लगा। और जब वो छोटे औजार बनाने लगा तो तब वह छोटे पशुओं का भी शिकार करने लगा। जहां पूरा पाषाण काल में बड़े पशुओं के शिकार होते थे, अब छोटे पशुओं के भी शिकार करने लगे। छोटे पशुओं के भी शिकार करने लगे। और तब यहाँ से जो है परिवर्तन शुरू होता है। अब परिवर्तन कैसे शुरू होगा? वह शुरू होता है जब टेम्परेचर, मौसम जब बदलेगा तभी जो है परिवर्तन होता है। और यहाँ पर मध्य पाषाण काल जो है भारत में सर्वप्रथम 1857 के समय, 1857 में विंध्य क्षेत्र, आपका जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्य क्षेत्र के पास जो है CL कार्लाइल जो है, विंध्य क्षेत्र के आसपास जो है, विंध्य क्षेत्र के पास बहुत सारे सूक्ष्म औजारों को उन्होंने खोजा। कैसे औजारों को खोजा? लघु पाषाण उपकरण खोजे। लघु मतलब छोटे, पाषाण उपकरण उन्होंने खोजे। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लघु पाषाण उपकरण खोजे और उसमें जो है बहुत सारे उनको औजार वहां से प्राप्त होते हैं विंध्य क्षेत्र के पास। फिर जो है अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि प्रमुख औजार क्या थे उस समय के। मध्य पाषाण काल के जो मध्य पाषाण काल जो भारत में 1857 के पास CL कार्लाइल के द्वारा विंध्य क्षेत्र में जो प्रमुख औजार खोजे गए, तो प्रमुख औजार क्या है? वो है जो छोटे थे, इसलिए इनको माइक्रोलिथिक, इनको क्या कहा गया? इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण औजार कहा गया। और ये औजार जो है 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर के बीच में होते थे। और यह औजार जो थे वह ज्यामिति विधि
ज्यामिति से संबंधित थे, अर्थात उनकी जो बनावट थी वह ज्यामिति विधि पर आधारित थी। और उसमें प्रमुख औजार ब्लेड, क्रोड, त्रिकोण, ब्लेड, क्रोड, त्रिकोण, नवचंद्राकार और कुछ औजार जो है वो हड्डी तथा सींग से बने भी मिले हैं। और जो पत्थर के औजार थे वह किसके बने थे? वह बने थे चर्ट, फ्लिंट, जैस्पर, स्फटिक। फिर से देख लें, चर्ट, फ्लिंट, जैस्पर, स्फटिक। इससे तो ये जो प्रमुख औजार बने थे। और मध्य पाषाण काल में ही सर्वप्रथम मानव के अस्थिपंजर प्राप्त होते हैं। अब थोड़ा सा देखें कि जो ब्लेड था वह चौड़ाई से ज़्यादा जो है, चौड़ाई के दुगुना लंबा था, चौड़ाई के 2 गुना लंबा था। क्रोड जो है बेलनाकार था। क्रोड कैसा था? बेलनाकार था। त्रिकोण का मतलब 3 कोने, त्रिकोण का मतलब 3 कोने, अर्थात यह कुछ जैसे धनुष बाण होता है उस तरीके था। फिर उसके बाद नवचंद्राकार, उसके बाद जो है नवचंद्राकार भी आप लोग थोड़ा सा इसको देख लें। और इसी में जो है समलंब औजार भी जो है वो प्राप्त हुए हैं, उसमें जो है समलंब औजार भी प्राप्त हुए हैं। अब मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि ब्लेड, क्रोड, त्रिकोण, नवचंद्राकार और इस समय हड्डी तथा सींग के भी औजार प्राप्त हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है? मानव के अस्थिपंजर यहाँ पर प्राप्त हुआ है मध्य पाषाण काल से। फिर तमाम स्थल भारत में खोजे गए हैं, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि। प्रमुख रूप से मैं लेता हूं राजस्थान को। राजस्थान को देखते हैं तो राजस्थान में पंचपद्र, ये जो आपकी एक नदी घाटी है पचपद्र और सोजल, 2 नदी घाटियां हैं यहाँ पर। एक पचपद्र नदी घाटी यहाँ से, और फिर जो है वहाँ जो पचपद्र नदी घाटी है उसका जो स्थान है वो है सोजल। और यहाँ से सूक्ष्म औजार काफ़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। वह औजार थे पत्थर के। और यहीं से एक तिलवारा बस्ती, जो पचपद्र नदी घाटी है, जो सोजल क्षेत्र, यहाँ से क्या मिला है आपको? एक तिलवारा बस्ती मिली है। और इस तिलवारा बस्ती से जो है, इस तिलवारा बस्ती से यहाँ 2 सांस्कृतिक चरण मिलते हैं। 2 सांस्कृतिक चरण के यहाँ पर विकास मिलते हैं। पहला जो है यहाँ सूक्ष्म औजार प्राप्त होते हैं। यहाँ पर सूक्ष्म औजार प्राप्त होते हैं पहले चरण, सांस्कृतिक चरण से। और दूसरे सांस्कृतिक चरण से चाक पर बने मिट्टी के बर्तन, जो कुम्हार का चाक होता था उस पर बने मिट्टी के बर्तन द्वितीय चरण वाले में प्राप्त होते हैं। और जो चाक पर बने बर्तन हैं उसके साथ लोहे के टुकड़े भी प्राप्त होते हैं। उसके साथ लोहे के टुकड़े भी प्राप्त होते हैं। और दूसरा एक स्थान है भीलवाड़ा, यह भी राजस्थान का है। और यह कोठारी नदी के तट पर है। जो ये भीलवाड़ा है वह कोठारी नदी के तट पर स्थित है। और
वहाँ पर जो स्थान है वो है बागौर। भीलवाड़ा और भीलवाड़ा का जो कोठारी नदी के तट पर जो मेन स्थल है उसका नाम है बागौर। अब बागौर जो है वह भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है और यहाँ पर 1968 और 70 के बीच में वीएन मिश्र द्वारा उत्खनन कार्य कराया गया। वीएन मिश्र द्वारा उत्खनन कार्य कराया गया और जब उत्खनन कार्य कराया गया यहाँ पर वीएन मिश्र के द्वारा, तब कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जो है जब परीक्षण किया गया, कार्बन डेटिंग विधि जो कार्बन 14 के द्वारा जो है पता लगाया जाता है, तो उसका जो टाइम निश्चित किया गया वह टाइम था 5000 BC से 2000 BC के बीच। वह टाइम था 5000 BC से 2000 BC के बीच। और यहाँ पर क्या प्राप्त हुए हैं? तमाम कंकाल, चाहे वो पालतू पशु और जंगली पशु दोनों के कंकाल, मानव के कंकाल, पालतू पशु, जंगली जानवर, मानव कंकाल, जैसे जैसे चीता, हाथी, भालू, कुत्ता, बिल्ली, बारहसिंघा, इस तरीके के जो है मानव कंकाल यहाँ पर पशुओं के कंकाल प्राप्त होते हैं। फिर मानव के भी कंकाल यहाँ से प्राप्त हुए हैं और उसके बाद यहाँ से तमाम झोपड़ियाँ मिली हैं, झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं और मानव जो है वो पत्थर के खड़ंजे बिछाया था, चबूतरे बनाए थे, वह भी आपको इस स्थान से प्राप्त हुई है। जो स्थान आपका बागौर है, जो सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ से इतनी चीज़ें प्राप्त हुई है। फिर हम लेते हैं गुजरात को। गुजरात का जो नर्मदा नदी घाटी, ताप्ती नदी घाटी और माही नदी घाटी, नर्मदा, ताप्ती, माही नदी घाटी और साबरमती, यह 4 नदियों का स्थल क्षेत्र। और यहाँ से जो है प्राप्त जो मेन स्थान है वह है अक्खज, बलसाना, हीरपुर और लंघनाच। फिर से एक बार देख लें, अक्खज, बलसाना, हीरपुर और लंघनाच, यहाँ ये मेन स्थल गुजरात के हैं। और यहाँ पर जो उत्खनन कार्य कराया गया था वह HD संकलिया महोदय के द्वारा कराया गया था, HD संकलिया। और लंघनाच क्षेत्र में उन्होंने उत्खनन कार्य कराया था, लंघनाच क्षेत्र। और ये जो लंघनाच में जब उत्खनन उन्होंने कराया था तो यहाँ पर रेत, ठोस रेत के टीले 100 से ज़्यादा प्राप्त हुए। ठोस रेत के टीले वह भी 100 से ज़्यादा प्राप्त हुए हैं और 3 सांस्कृतिक अवस्था यहाँ पर मिली है। 3 सांस्कृतिक अवस्था, जैसे पहले में जो है वह क्या मिला, वह पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं, पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं, मानव कंकाल मिले हैं, मानव कंकाल मिले हैं। और फिर जो है उस मानव कंकाल में 14 मानव कंकाल, कितने मानव कंकाल प्राप्त हुए? 14 मानव कंकाल, 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। यहाँ से तमाम औजार, जैसे तमाम औजार, और वह औजार जैसे आपका है ब्लेड, क्रोड, त्रिकोण,
नवचंद्राकार, यह औजार भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल प्राप्त हुआ है, झोपड़ी प्राप्त हुई है, यह सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और जब गुजरात के बाद हम आते हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात के बाद हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं, और उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिला मध्य पाषाण काल से संबंधित तमाम स्थल यहाँ पर प्राप्त हैं। उस मेन स्थल जो है उसमें है सराय नाहर, वह मेन स्थल है सराय नाहर। और यहाँ पर जी.आर. शर्मा जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट के, उन्होंने यहाँ पर जी.आर. शर्मा ने खुदाई कराई, और जब उन्होंने यहाँ पर उत्खनन कार्य कराया तो उनको जो है तमाम छोटी बस्ती, सामुदायिक बस्ती, ये तमाम बस्तियों के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। छोटी भट्ठियाँ, बड़ी भट्ठियाँ, यह भी यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर कब्र, मानव के कब्र मिलते हैं, जहाँ पर मानव को दफनाया गया है। शवाधान अर्थात शवों को यहाँ प्राप्त किया गया है। और स्तंभ गर्त, स्तंभ गर्त का मतलब जैसे प्लेन जमीन हो, फर्श हो, और वहाँ पर जो है गड्ढे प्राप्त हों, और उस गड्ढों में पिलर बना करके ऊपर जो है वह झोपड़ी या मकान बनाया गया हो, तो उसे कहा जाता है स्तंभ गर्त। जो स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले वह कहाँ से मिले? सराय नाहर से मिले, सराय नाहर से मिलते हैं। वह स्थल आपको कहाँ से मिलते हैं स्तंभ गर्त? वह मिलते हैं सराय नाहर से। और यहाँ फिर क्या मिलते हैं? तमाम जो है नरकंकाल मिलते हैं, नरकंकाल यहाँ से मिलता है। समाधि स्थल, जो शवों को दफनाया गया था, उन शवों में पश्चिम की तरफ जो है सिर और पूरब की तरफ पैर, पश्चिम की तरफ जो है सिर था और पैर जो है पूरब की तरफ। यह साक्ष्य सराय नाहर से मिले हैं। और वही एक स्थान और है, उसका नाम है महदहा, उसका नाम है महदहा। यह भी स्थान जो है प्रतापगढ़ ही, जो पट्टी तहसील के पास है, पट्टी तहसील के पास। और यह जो है यहाँ पर 1978-80 में उत्खनन कार्य कराया गया। यहाँ से भी जो है स्तंभ गर्त बताया मैंने कि समतल जमीन, फर्श, उसके बाद उसमें गड्ढे, गड्ढों में जो है पिलर, और पिलर के ऊपर जो है झोपड़ियाँ या मकान बनाया गया। ये जो है साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। हड्डियों की कलात्मक, क्या प्राप्त होता है यहाँ? हड्डियों की कलात्मक वस्तु, हड्डियों की कलात्मक वस्तु, जैसे हड्डियों के माध्यम से माला, और माला क्या था? मृग श्रृंग का, माला किसका था? मृग श्रृंग का। और यह सब किसके बने हैं? हड्डियों के औजार। और यहाँ से तमाम पशुओं के अस्थि पंजर भी प्राप्त हुए हैं, जैसे बारहसिंघा, भैंस, गैंडा, हाथी, चीता, कुत्ता, बिल्ली, इस तरीके के पशुओं के यहाँ से हड्डियाँ भी या जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। और एक साक्ष्य बहुत इम्पॉर्टेंट, वह क्या था? वह 2 व्यक्तियों को एक साथ दफन किया गया है।
2 व्यक्तियों को एक साथ दफन किया गया है, वह क्षेत्र है आपका महदहा। वह स्थान क्या है? महदहा। और यहीं पर एक और स्थान है दमदमा, यह भी प्रतापगढ़ जिले में है। दमदमा, यहाँ पर खुदाई कराई गई या उत्खनन कार्य कराया गया है 1982 में। 1982 में। और यहाँ पर 41 मानव कब्र, यहाँ पर क्या मिला है? 41 मानव कब्र मिले, 41 मानव कब्र। और उसके बाद प्रतापगढ़ के बाद मिर्ज़ापुर जिला, मिर्ज़ापुर जिला, यहाँ पर भी जो है तमाम स्थल मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। और उसमें जो है मेन स्थान आपका मिलता है लेह खैया, तो उसका नाम है लेह खैया। और लेह खैया से 17 नरकंकाल, कितने मिले हैं? 17 नरकंकाल। आप लोग ध्यान दें, कंपटीशन में यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो सिविल सेवा हो, वनडे एग्ज़ाम, रेलवे, एसएससी, टीजीटी, पीजीटी, बहुत सारे स्थानों पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 17 नरकंकाल यहाँ से प्राप्त हुए हैं, लेह खैया जो मिर्ज़ापुर जिले में है। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल दामोदर नदी घाटी, पश्चिम बंगाल दामोदर नदी घाटी, और जिले का नाम है वर्धमान, जिले का नाम है वर्धमान। और स्थल का नाम है वीरभानपुर, स्थल का नाम है वीरभानपुर, स्थल का नाम है वीरभानपुर, स्थल का नाम है वीरभानपुर। और वीरभानपुर से जो है यहाँ पर बीबी लाल, जिन्होंने खुदाई कराई थी, उनका नाम है बीबी लाल। और 1954 से लेकर 1957 के बीच इन्होंने खुदाई कराई थी। और यहाँ पर अनेक गड्ढे, भूछिद्र प्राप्त हुए हैं। अनेक गड्ढे, भूछिद्र मतलब जमीनों में खोदा गया है। और वो खोदा क्यों गया है कि वहाँ पर पिलर के माध्यम से झोपड़ी तमाम जो है साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। फिर अगला स्थान हम लेते हैं मध्य प्रदेश, स्थान लेते हैं मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश अब होशंगाबाद जो है वो छत्तीसगढ़ जिले में आ गया, छत्तीसगढ़ स्टेट में आ गया है। चूँकि एमपी में पहले वो छत्तीसगढ़ भी शामिल था, अब जो है छत्तीसगढ़ में होशंगाबाद आ गया है। और होशंगाबाद जिला, यहाँ जो मेन स्थल है उसका नाम है आदमगढ़, उसका नाम है आदमगढ़। और आदमगढ़ से तमाम शैलाश्रय समूह, शैलाश्रय मतलब पत्थर, शैल माने पत्थर, शैलाश्रय समूह क्या मिले हैं? शैलाश्रय समूह। और यह समूह कितने मिले हैं शैलाश्रय? यहाँ से मिले हैं 25,000। कितने मिले हैं? 25,000। और 25,000 क्या मिले हैं? सूक्ष्म औजार यहाँ से मिले हैं। जो शैलाश्रय समूह मिले हैं, उस शैलाश्रय समूह से 25,000 सूक्ष्म औजार मिले हैं। और फिर गदे का टूटा अग्रभाग, गदे का टूटा अग्रभाग अर्थात मानव उस समय गदे से भी लड़ता था। गोल छल्ले तमाम पशु जैसे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गैंडा, चीता, बारहसिंघा, हिरण, उनके जो है वो पशुओं के कंकाल मिले हैं। और उसी में एक पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी
में 2 शैलाश्रय स्थान मिले हैं। पंचमढ़ी से 2 शैलाश्रय स्थान, एक आपका जम्बू द्वीप और दूसरा डोरोथी द्वीप। पहला है जम्बू द्वीप और दूसरा है डोरोथी द्वीप। तो इन दोनों स्थानों से आपको क्या मिले हैं? मृदभांड। जो खुदाई कराई गई यहां से, तो यहां से मिले मृदभांड, और वह पाषाण, मध्य पाषाण कालीन मृदभांड यहां से प्राप्त हुए हैं। और अगला महाराष्ट्र में 1950 के पास जो है आरवी टाड महोदय के द्वारा जो है खुदाई कराई जाती है, उत्खनन कार्य कराया जाता है। और वह जो उत्खनन कार्य इनके द्वारा कराया गया, वो बंबई के पास मछली के आहार के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। नाव के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तमाम पत्थर के औजार, ब्लेड, अर्धचंद्राकार, क्रोड, त्रिकोण भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि मनुष्य जो है, आदि मानव, वह समुद्र में जो है मछली मारने का भी कार्य करता था। और उसके बाद कासुसोल, जनइरे और जलगढ़, यह तमाम स्थान खोजे गए। फिर से एक बार देख लें, कासुसोल, जनसिरे, जलगढ़, यह स्थान खोजे गए हैं। आंध्र प्रदेश में भी मध्य पाषाणकालीन स्थल खोजे गए। उसमें नागार्जुन कोंडा, उसमें जो स्थान है नागार्जुन कोंडा, रेनीगुंटा, यह स्थान खोजे गए मध्य पाषाणकालीन संबंधित मानव के। फिर अगला कर्नाटक बंगलुरु, अब बंगलौर से बंगलुरु हो गया है। अब बंगलुरु के समीप जो है जलाल हल्ली, यहाँ से स्फटिक उद्योग यहाँ से प्राप्त हुआ है। स्फटिक मतलब पत्थर, यहाँ से जो है तमाम औजार यहाँ पर बनाए जाते थे, वह औजार जो है यहाँ से प्राप्त होते हैं। और वह उसमें एक मेन औजार जो है वो था, वो रोमन गिनती, जो रोमन लिपि है उसका आकार में डी जो है, डी आकार का क्या मिला है? तिरछी फलक। रोमन आकार डी के तहत तिरछी फलक प्राप्त हुआ है। बेलगांव, यह भी कर्नाटक में है। यहाँ से भी जो है मध्य पाषाणकालीन संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर तमिलनाडु में जो स्थान है वह टेरी समूह, वह क्या है? टेरी समूह। यहाँ से प्रस्तर उद्योग, लोहे उद्योग प्रस्तर का, वह भी यहाँ भी स्फटिक शिला, यहाँ भी स्फटिक उद्योग जो है। और मेन यहाँ से क्या साक्ष्य मिले? वो साक्ष्य मिले हैं तीर बनाने का और वेधनी बनाने का, वह साक्ष्य आपका यहाँ से मिला है। कहाँ से? तमिलनाडु के टेरी समूह से, तमिलनाडु के टेरी समूह से। और आज जो है मध्य पाषाण काल समाप्त होता है। अब फिर जो है मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, जिससे मुझे उत्साह मिले और अति उत्साह के साथ आप लोगों को मैं पढ़ाता रहूं। धन्यवाद।